टेक्निकल फील्ड के रिलेटेड होगा। आज हम कोई फ़ोर्स या मास या डेंसिटी या वॉल्यूम के बारे में बातें नहीं करेंगे, ठीक है जी। आज हम टेक्निकल फील्ड के बारे में बात करेंगे। और टेक्निकल फील्ड का मतलब ये कहना है मेरा, मैं तो जैसे मैकेनिकल से हूँ, तो आज मैं मैकेनिकल के बारे में ही बात करूँगा और मुझे इसी के बारे में जानकारी भी है। मैं दूसरे के बारे में नहीं पता है मुझे। मैंने जो देखा है और मैंने जो कंपनी में काम किया हूँ, जो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जिस तरह के वहाँ पे काम होता है, जिस तरह का मैंने देखा है वहाँ पे इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है नए-नए फ्रेशर बंदे को, ठीक है जी। तो जैसा मैंने देखा है बस मैं वही बताने जा रहा हूँ और जिस तरह का वहाँ पे इंटरव्यू होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं बताना। ऐसा नहीं कि छोटी-मोटी कंपनी होती है, ठीक है? कोई भी छोटी कंपनी भी देख लो बाहर में जाके तो मोस्टली 400-500 करोड़ के टर्नओवर रहता ही है उसका, ठीक है? एक एवरेज बता रहा हूँ, बाकी तो स्वराज या महिंद्रा के देखो या सोनालिका देखो, तो जितनी भी आपको मैं नाम बता रहा हूँ तो लगभग मोस्टली कंपनी में मैंने जॉब कर रखा है भाई, ठीक है? चाहे आप सोनालिका ले लो, चाहे स्वराज ले लो, चाहे गोदरेज ले लो, चाहे अशोक लेलैंड ले लो, तो मैंने वहाँ पे चाहे 10 दिन हो, चाहे 2 महीना हो, ठीक है जी? मैंने कुछ न कुछ दिन काम कर रखा है वहाँ पे और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ पे बहुत मायने रखता है कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने लगभग पुणे, जैसे अपना फरीदाबाद, दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया, ठीक, पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली, जहाँ पे सात फेस में रहा करता था, तो वहाँ पे किस तरह के इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे मैंने जो देखा है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब बहुत ही घटिया होता है भाई, ठीक है? अगर आप में स्किल्ड है, ठीक है, आप मतलब उसके लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही कोशिश करता है कि बेहतर हो सके आप और आपके जीवन बहुत ही बेहतर बन सके, ठीक है जी। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई कर रखा है और आज जब वो भी आज जूनियर ऑडिटर के पोस्ट पे है और अच्छा खासा बढ़िया सैलरी अर्न कर रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक, जैसे लोहा लक्कर लाइन में बोलते हैं ना कि कोई एक वेल्डिंग करने वाला बंदा है, अगर उसको धीरे-धीरे वेल्डिंग करते-करते वो अच्छा खासा नॉलेज बन जाता है, देखते ही डिज़ाइन समझ में आ जाता है कि किस तरीके से इसका बढ़िया से बढ़िया हम करके देंगे, किसी कस्टमर को तो दोबारा से फिर से आएगा, तो वैसे ही होता है हर फील्ड में, ठीक है जी। तो कस्टमर ही भगवान होते हैं, ठीक है बोला जाए तो। चलिए चलिए, बातें करने की टॉपिक है, अब हम पढ़ाई के बारे में बातें करेंगे। तो हम बताना यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन के बारे में तो हम बातें करेंगे, पढ़ाई के बारे में बातें करेंगे, टेक्निकल तो सारे हैं, लेकिन अभी जो बातें करने वाले हैं हम आपके जीडीएनटी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी, बाकी और भी बताऊंगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं तो कोशिश करूंगा छोटा वीडियो बना के डाल दूँ। बाकी आएगा, लॉन्ग लेक्चर आएगा तो उसमें हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। दूसरा जो छोटे से क्वेश्चन होता है 5S, लेकिन पूछ लिया जाता है ये भी। और तीसरा 4M के बारे में काफ़ी पूछा जाता है आज के डेट में, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ठीक है। और भी बाकी है, पोका-योका है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एफएमई बहुत चल रहा है आज के डेट में, सिक्स सिग्मा बहुत चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, बाकी तो ड्राइंग के फील्ड में होता है, जो बंदा कैड सॉफ्टवेयर करता है वो सब बातें हम नहीं करेंगे, तो वो हमको कैड आता भी नहीं, तो हम बातें क्या करना, ठीक है जी। हमको जो आता है मैं वही बातें करूँगा, ऊपर की तरफ फेंकूँगा नहीं भाई ठीक है जी। तो चलिए, तो दोस्तों ये बात कर रहे थे कि देखो भाई, एक सिंपल सी बात है। किसी कॉलेज में मान लो 1000 बच्चे हैं, ठीक है जी। अब 1000 बच्चे में से 2 बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, तो बाकी तो 998 बच्चे का तो नहीं लगेगा। मान लो 10 बच्चे का लग गया, 990 का तो नहीं लगेगा। 990 बच्चे तो कहीं न कहीं टेक्निकल फील्ड में ही जाएँगे, कहीं स्वराज में जाएँगे, महिंद्रा में, या किसी ट्रैक्टर का पार्ट बनाएँगे, कोई किसी कार का पार्ट्स बनाएँगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उसका स्किल, मतलब हम नहीं चाहते हैं भाई, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मतलब हमको जितनी नो हमने वहाँ पे काम करके जितना हमने सीखा है, जिस तरीके देखा है, बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए तो बताना चाह रहे थे, देखो, इंटरव्यू में सबसे पहले आपको क्या देखना है, ठीक है? जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, तो सबसे पहले आप कंपनी के बारे में देखो, ठीक है? वो कंपनी कौन-सी है, ठीक है? वो कंपनी बनाती क्या चीज़ है? मान लो कि अगर कोई गियर का कंपनी है, ठीक है? जो गियर बनाता है, तो मैं 80% कम देखा हूँ इंटरव्यू में, जहाँ पे गियर की कंपनी होता है, तो उसके जो मैनेजर होंगे या जो भी एचआर इंटरव्यू लेते हैं, अब एचआर तो मोस्टली इंटरव्यू लेते नहीं, क्योंकि वो तो एमबीए किए रहते हैं, ठीक है? उसको फाइनेंस का ज़्यादा नॉलेज रहता है, तो वो क्या करते हैं, आपका रिज्यूम लेंगे, ठीक है? और रिज्यूम लेके आपको मैनेजर के पास लेके पटक देंगे, ठीक है? और मैनेजर भी आज के डेट में बैठे नहीं रहते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि आपको सुपरवाइज़र को दे दें, जो मैंने देखा है मोस्टली, ठीक है? वो भी क्या करते हैं, ऐसे मैनेजर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो सुपरवाइजर भी ले लेते हैं आज के डेट में। देखना बंदे जो 400-500 करोड़ की कंपनी है, छोटा रकम नहीं है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां होता है, ठीक है। तो वो सुपरवाइजर ही वहाँ के ले लेते हैं इंटरव्यू, ठीक है। उसको ये सारे इतने 20 साल कर करके उसको नींद में भी याद हो गया रहता है कि क्या है, नहीं है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो वो कोशिश करेगा कि अगर उसने, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो 25 से 30 हज़ार की सैलरी वाले जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो उसके लिए अलग से वो जो देखा हो मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी तो मैं इसके लिए बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सुपरवाइज़र मोस्टली क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे उसको फ़ोर्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है,
उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको पता भी नहीं है, मोस्टली रहता भी नहीं है, वो पूछता भी नहीं वो सब चीज़ें जो आपने पढ़ के आ रखा है। चाहे आपने थर्मोडायनामिक्स में आपने क्यों नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हुआ है, एचएमटी में क्या पढ़ा है, हीट मास ट्रांसफर, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं, वो ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछने वाले नहीं है। उसको सिर्फ क्या रहता है, वो पूछेगा आपको गियर के बारे में, ठीक है जी। गियर पूछ सकता है, गियर के वर्किंग प्रिंसिपल पूछ सकता है, ठीक। वो गियर के बारे में सारी जानकारी देगा। तो मैं कहना यही चाह रहा था, जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च कर लो कि वहाँ पे क्या बनता है, किस तरह के पार्ट बनते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे जो चीज़ बन रहा है वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मोस्टली वो देखा गया है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ किसी कंपनी में, ठीक है, मैंने बैठा है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो मेरे में देखता क्या है कि वो मेरे लिए क्या काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज कम भी रहता है तो वो समझ लेता है बंदा एक्साइटेड है, इच्छुक है काम करने के लिए, मतलब उसके पास जुनून है, तो उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके या आपको मोटिवेट करके आपको बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, ठीक। नहीं होने पे आप बताएगा। मेरे मैनेजर तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाया भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ पे कॉलेज पे कर रखा था तो वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें उतनी प्रैक्टिस में नहीं था। जब कंपनी में गया तो वहाँ पे प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं होता है। मैंने जहाँ पढ़ा रखा वो थ्योरेटिकल था पूरा, प्रैक्टिस करना। अब मान लो एक कोई भी ऑपरेशन के बारे में पढ़ना और हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करना, दोनों अलग चीज़ें होता है। आप समझ रहे होंगे, आप थ्योरेटिकल में पढ़ रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशन करके सीजीएम करके इस टाइप से ये सब करके आपने टका दे देते हो, ठीक है, पढ़ लिया मान लो सारी चीज़ें। लेकिन एक करना, प्रैक्टिस करना, वो दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला था। तो आप देखें, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप उनके लिए कितना बेनिफिट पहुंचा सकते हैं वो चीज़ें मैंने रखता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें एग्जांपल, जैसे कि कोई डायरेक्टर है, उसको फिल्म बनाना है, ठीक है, उसके पास 100 कैंडिडेट आया। अब सबको तो हीरो मिलेगा नहीं ना ठीक है, वो लेगा तो किसी एक को। तो वो देखता है कि डायरेक्टर क्या देखता है कि फिल्म का स्क्रिप्ट क्या है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार कौन सा बंदा शूट करेगा उस फिल्म के रोल के लिए, बस उसी को हायर करता है, ठीक है। उसी का ऑडिशन होता है। उसी तरह देखता है कि मान लो कि हमको चाहिए क्यूसीए चाहिए लाइन इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब वो बंदा लाइन इंस्पेक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है कि नहीं है, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो किसी से ड्राइंग करवाना है तो उसको ड्राइंग की जानकारी है कि नहीं है, तो वो चीज़ देखना रहता है, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ बता दिया आपको कि उसको जो चाहिए बस वही चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी को सीएनसी प्रोग्रामिंग आता है, ठीक, तो वो इसकी एक स्किल है, वो चीज़ें वो इम्पोर्ट मायने रखता है कि उसको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बस उसको उसी के रिलेटेड आपको 80% क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आपने क्वेश्चन बढ़िया जवाब दिया तो 20% क्वेश्चन तो आपको बस पूछेगा कि आप कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या खा मतलब कैसे पढ़ाई करते थे, बड़ा अच्छा से बातें करेगा आपके साथ। आप पता ही चल जाएगा आपका इंटरव्यू खत्म हो गया ठीक है जी। बाद में तो पूछेगा क्या लोगे आप भाई ठीक है। अगर आपने अच्छा दे दिया, लगेगा कि बंदा ये काम करने लायक है, तो वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता है कि जैसे ग्रेड ए ग्रेड बी सैलरी होता है उस तरह से नहीं होता। वहाँ पे तो डायरेक्ट होता है निगोशिएशन। वहाँ पे डायरेक्ट ऑफर किया जाएगा भाई कितना लोगे लेकिन वहाँ बोलते भी शर्म लगेगा कि कितना क्या बोले नहीं बोले भाई कंपनी देखो घूम के देखोगे क्या हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है जी। चलिए वो सब बात की बात है हम दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, वो ये है कि 5S के बारे में पूछ ही लेता है। जहाँ पे हम काम करते थे मैकेनिकल में, वहाँ पे तो 5S के बारे में तो आते ही पूछ लेता था कि बंदे को जानकारी है कि नहीं। 5A की बेसिक प्रिंसिपल होता है जो जापानी शब्द से लिया गया है। जैसे कि 5S में सबसे पहला क्या होता है कि 5 सारे एस से ही शुरू होगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, शॉर्ट, पहला शॉर्ट, दूसरा सेट इन ऑर्डर, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि मुझे याद ही हो गया था देते देते चीज़ें, इंटरव्यू देता था तो वहाँ पे पूछ ही लेता था। तो पहले तो हम मटेरियल को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लो जो अननेसेसरी मटेरियल है जिसका कोई यूज नहीं है, समझ रहे हो, सॉरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब होता है जो अनयूज्ड मटेरियल है, उसका हमारे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको क्यों उसमें रखे हैं, जिस जो ज़रूरत का चीज़ है उसमें क्यों मिला के रखे हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत का सामान, जो नहीं ज़रूरत का सामान, उसको अलग कर देना है, ठीक है, उसको शॉर्ट बोलते हैं। फिर सेट इन ऑर्डर कर देना है, इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक। उसको फिर साफ़ करना है, साइन करना है, चमकाना है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक। और उसके बाद ये कहता है सस्टेन रखना। ये 4 चीज़ें हो, 5 चीज़ें हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें क्या होता है पता चल गया। पहला तो सॉर्ट करना, जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेना, जो नहीं है उसको उधर छाँटना, इसको बोलते हैं। सेट इन ऑर्डर कर देना, एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर में मेंटेन कर देना। फिर उसको साफ़ करना, फिर एक स्टैंडर्ड बना लेना। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि जो वस्तु जहाँ पे रखा है, मान लो जो वस्तु जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक पोजीशन होना चाहिए, फिक्स्ड पोजीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। और सस्टेन का मतलब जारी रहना, ये सारी चीज़ें
जारी रहना, ठीक। मतलब आपने सॉर्ट कर लिया, सेट ऑर्डर कर लिया, ठीक है ना, समझा दिया और इसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक फिक्स जगह पे सबको रख दिया, ठीक है। जो वस्तु जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे रख दिया और उसी चीज़ को आप बार बार जारी कर रहे हो, तो इसी को 5S कहते हैं, जो कि हमारे घर में भी होता है। आपने घर में देखा होगा, एक मसाला का सामान इधर रखा है, गैस का सामान इधर रखा रहता है, ठीक है, एक ऑर्डर में रखा रहता है। दवाई की दुकान में मोस्टली हमको देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे 5S का कितना ध्यान रखा जाता है, जो दवाई जहाँ पे रहना चाहिए वहीं पे रखा जाता है, ठीक है जी। काफ़ी साफ सुथरा करके रखा जाता है, ठीक है, एक ऑर्डर में रखा जाता है। तो जैसे कपड़ा की दुकान में देखने को मिलेगा, जो साइज़ जहाँ पे है उसी साइज़ में एल वाले में, एम वाले में, एक्सएल वाले में, ठीक है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से होता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से करने का फ़ायदा क्या होता है ये अगर पता है तो इसका फ़ायदा बहुत ही आसान है। इसका फ़ायदा होता है टाइम का बचत होना, टाइम सेव होगा, ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूव होगा, इससे क्वालिटी इंप्रूव होगा, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, क्वालिटी इंप्रूव तो होगा ही, और प्रोडक्शन अगर मेरा ज़्यादा है तो टाइम लॉस कम हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है इसके कारण। और गलती होने का चांस कम रहेगा, क्या होने रहेगा, गलती होने का चांस कम हो रहेगा, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, गलती होने का चांस कम रहेगा। ये सारी चीज़ बेनिफिट होते हैं। अब दूसरा जो है भाई टॉलरेंस, ये बहुत ही मोस्टली होता है क्यूसी के लिए। टॉलरेंस तो पूछ ही लेता है, ठीक है, ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी पूछ लेता है, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है, तो टॉलरेंस होता है, देखो अब मान लो कोई सांप बना है, ठीक, ये इसका ये डायमेंशन है, मान लीजिए ये 40 mm है, तो ये बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं ना बनाना पॉसिबल है। जितना बोलेगा उतना हम बना नहीं पाएंगे यार, ठीक है। सिंपल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि कोई भी चीज़ दुनिया में जितना बोला जाए उतना एग्जैक्ट बनाना पॉसिबल नहीं, ना किसी मशीन के लिए ना किसी इंसान के लिए। तो उसका एक टॉलरेंस होता है, जो अलग से हम उसकी एक डिटेल्स ही होता है, फिट लिमिट क्या होता है, सारी चीज़ होता है। बस अभी मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी हिंट कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उसके ऊपर में एक वेरिएशन दिया जाता है कि आप इसके और इसके बीच में बना सकते हो, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट के बीच में बना सकते हो। अगर मान लीजिए कोई बोर्ड का डाया दे रखा है, बोर्ड डाया दे रखा है, मान लीजिए उसको 50 mm का चाहिए, उसके ऊपर में लिख रखा है 0.0009 दे दो, मान लो इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इसी में 50 mm, इसी के ऊपर में -0.0005 इस तरह से लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है। और ये अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इसे लिख लिया 40 mm, ठीक है, और इसके ऊपर में प्लस माइनस करके 0 पॉइंट ऐसे कर लो 0.5 दे दो, इस तरीके से दे दिया, पूछ दिया भाई इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आप फर्स्ट बार गए हो, आप ये समझ लो ये क्या होता है, ये एक्चुअली डाया, इसका सिंबल डाल दो तो अच्छा रहेगा, ये डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी जो मैंने लिखा है। चलिए, तो बताने क्या वाले हैं भाई, देखो इसमें एक अपर लिमिट निकालोगे, सबसे पहले तो ये देख लो 1 mm में कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर जिसे बोलते हैं माइक्रोन, इसको माइक्रोन भी बोलते हैं, ऐसे लिख लो 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। देखो आप समझ रहे हो, 1 mm कितना छोटा है, ठीक है, उसका 1000वां यूनिट 1 माइक्रोन, मतलब वहाँ पे माइक्रोन में रीडिंग चलता है भाई। ठीक है, और माइक्रोन में रीडिंग करने के लिए बहुत सारे गेज आते हैं, एक तो मोस्टली बर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे हम और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तो बस लिख रहे हैं, और एक माइक्रोमीटर, ठीक है, ये 2 गेज है, ठीक है। बर्नियर कैलिपर मोस्टली जैसे बर्नियर कैलिपर इसकी लेंथ मेजर कर देगा, ठीक है, इसकी मोटाई भी मेजर कर लेता है, और इसकी अंदर की डायमेंशन भी, मतलब इनर डाया आउटर डाया दोनों मेजर कर लेता है, ओडी आईडी भी मेजर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए मेन क्या मुझे क्या बताना है, इसका लिस्ट काउंट भी एक रह गया, तो लिस्ट काउंट भी पूछ लेता है, लिस्ट काउंट कितना होता है। तो देखो अगर VC जनरल वाला है, ठीक है, लाइनिंग वाले हैं, ठीक है, तो उसमें लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। अगर डिजिटल VC है, डिजिटल है, ठीक है, तो उसका होता है 0.01 mm, ठीक है भाई, ये डिजिटल का है। इस तरह माइक्रोमीटर की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट पूछ लेगा तुमसे, लिस्ट काउंट कितना होगा भाई, तो ये होता है 0.0, इसका डिजिटल का मैं बता रहा हूँ 0.01 mm हो जाता है, ठीक है, ये डिजिटल का हो जाता है। तो अभी मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपने देख लिया कितने सारे माइक्रोन को रीडिंग करता है, ये सब जो आपके बर्नियर है और माइक्रोमीटर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसको बनावट एक तरीका भी देखेंगे, अभी तो बस जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ इसे कैसे मेजर किया जाता है। तो इसका एक अपर लिमिट रख लो, 40 में 0.5 जोड़ोगे तो 40 पॉइंट कितना होगा 0.5, है ना, और 40 में -0.5 घटाओगे तो कितना होगा 39.95, यही होगा क्या। अगर नहीं होता है तो इस तरह से घटा लेना, कोई वहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं होता है, 0.500 माइनस कर लो, कितना आ गया 5, ये कितना 9, ये कितना 9, ये कितना 3 आया, वही चीज़। अब देख भाई
इनके और इनके बीच में कितने रीडिंग आ सकते हैं भाई, एक बात बता। 39.96 आ सकता है, 39.97 आ सकता है, 39.98 आ सकता है, 39.99 आ सकता है, 40 आ सकता है, 40.01, समझ रहे हो ना मेरी बात है, 02, 40.03, 40.04। मतलब इतने सारे रीडिंग के पार्ट्स क्या है, अप्रूवल है कंपनी द्वारा, ठीक है, अप्रूवल रहता है। अब ये आप वहाँ पे वो रहता है, इंटरव्यू वाले रहते हैं, वो क्या करते हैं, डिजिटल बनियर नहीं देंगे आपको, वो क्या करते हैं, वो जो अपना बनियर होते हैं जनरल वाले, वो देते हैं, उसका कुछ नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, 0.02 का रीडिंग होता है। तो उसमें कैसे मेजर, वो बोलेगा कि क्या हम इससे ये वाला रीडिंग मेजर कर सकते हैं, तो नहीं भाई, इसमें खाली इवन नंबर ही मेजर किया जा सकता है, ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर। जैसे कि अगर हाँ इसका देखा जाए तो क्या 39.96 ये मेजर कर सकते हो, 39.98, ठीक है, 40.00, चाहे 40.02, 40.04, ठीक है भाई। इस तरह के रीडिंग ही वहाँ पे मेजर कर सकते हो, अगर उसने वो दे रखा है। अब चलो यहाँ पे तो है नहीं, तो हम बता देते हैं, पार्ट को मेजर कर करके दिखा देते हैं। कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम बनाएं इस तरह की चीज़ें और बताएं आपको, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसी की बात करूँ, कहाँ गया 50 वाला भाई, ये देखो डाया, बोर्ड डाया 50 का है, 0.009 माइक्रोन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50.009, और ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो, ये अपर लिमिट हो गया, और 50.000 जो हो गया ये बेस लिमिट हो गया, ठीक है। इनके बीच में ही आपके सारे रीडिंग रहेगा, चाहे 50.001 रहे, चाहे 50.002 रहे, ठीक है भाई, 50.003 रहे। ये सब सारी चीज़ें मैंने रखता है। तो ये सारी चीज़ें मैं टॉलरेंस से बातें करूँगा तो और भी अच्छे से बताऊँगा। अभी तो थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आपको पता चल सके किस तरीके होता है। और दूसरा जो मोस्टली पूछा जाता है, अगर पूछ ले आपको, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको, जैसे अगर मैं ऑडिटर के पोस्ट पे जा रहा हूँ, जूनियर ऑडिटर के पोस्ट पे कंपनी में इंटरव्यू, या मान लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से आपको लिया जा रहा है, ठीक। तो एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो क्या चलता है कि 4M, ठीक है भाई। देखो 4M चेंज, ऐसे मैं बताऊँगा 7QC टूल क्या होता है, ये भी बातें करूँगा, ठीक है, पोकायो का भी बातें करूँगा। लेकिन अभी जो है हम उतना सिक्स सिग्मा भी, जैसे मैंने बोला, वो भी बातें करूँगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ 4M चेंज की, ठीक है। ये 4M चेंज क्या होता है भाई ये किसका नाम है, ठीक है, देखते ही लगता है 4M, मतलब सारे M से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, देखो भाई, 4M चेंज का मतलब होता है चेंजेज, ठीक है। इस तरीके से मैं डाल दूँ, इधर मैं 4M, 4M है, एक में मैन रख दो, दूसरे में मशीन रख दो, और तीसरे में मटेरियल रख दो, ठीक है, और चौथे में मैं रख दो मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। समझ में आ गया। देखो कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, वो चार चीज़ों पे चलता है। एक तो आदमी चाहिए उसको काम करने के लिए, दूसरा उसके मशीन होना चाहिए उसके पास वो पार्ट्स को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, और तीसरा मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं, जिससे वो बनाएगा, पार्ट्स को बनाएगा, ठीक है भाई। और चौथा क्या होना चाहिए, मेथड। और मेथड क्या, प्रॉपर, जैसे मान लो घड़ी अपने घर में ही देखते हो ना भाई, रोटी बनाता है, ठीक है, तो पहले आटा गूँथेगा, ठीक है, पहले चालेगा उसको, पानी डालेगा, फिर गूँथेगा, फिर उसको बेलेगा, फिर आग पे सेकेगा, ठीक है भाई। तो उसी तरह से मेथड होता है कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा, फिर दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा, तीसरा कौन सा प्रोसेस होगा, लाइन बाय लाइन होगा। पहले ओडी बनेगा, फिर आईडी बनेगा, फिर बोर्ड बनेगा, क्या बनेगा, समझ में आ रहा है, तो चीज़ें बातें करेंगे। मशीन, अब मशीन आज के डेट में तो, पहले तो लेथ पे हम बना लेते थे, आज के डेट में तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन आ गया, सीएनसी आ गया, वीएमसी आ गया, ठीक है, काफ़ी एडवांस मशीन सब आ गया है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे ही चलता है, ठीक है। तो मशीन आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है मशीन के बारे में जानकारी ले रहा है भाई, सीएनसी का प्रोग्रामिंग सीख रहा है, काफ़ी अच्छा वेतन ले रहा है, वीएमसी का प्रोग्रामिंग सीख रहा है। तो बहुत सारे मशीन में तो मोस्ट फेमस मशीन आज के डेट में चल रहा है सीएनसी, वीएमसी। और जो भी इसका प्रोग्रामिंग जानता है ना भाई, उनसे जाकर पूछ लेना कि उनका सैलरी क्या है ठीक। और क्या काम रहता है, वो जब प्रोग्रामिंग चेंज होता है तभी वो जाता है, नहीं तो बंदा महीना में कितना दिन काम करता है भगवान जाने ठीक है इसका तो, चलिए मैन की बात करो तो मैन तो पता ही है आपको, ठीक है। अब मैन तो चाहिए कोई पार्ट्स बनाने के लिए, और मटेरियल भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, मेथड भी चाहिए, ठीक है। तो आप समझिए 4M चेंज क्या होता है, या हर किसी पार्ट्स को बनाने के लिए कोई भी कंपनी को चार चीज़ें की रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, या कोई कंपनी चलाने के लिए चार चीज़ें की रिक्वायर्ड होता है। अगर इन चार चीज़ों में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उसी को ही 4M चेंज मैनेजमेंट कहा जाता है। किसी भी तरह का बदलाव हो, चाहे म्यान में बदलाव हो, आप मान लो कि हम 2 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, हमको अब क्या होता है, चीज़ें काम करते करते चीज़ें याद हो जाता है,
अब जहाँ पे हम काम करते थे ना, उसकी ओडी तक याद हो गया था, 135 है किसका, 130 किसका है, किसका बोर्ड है, 40 है। मान लो वहाँ 50 पार्ट से बन रहा है, किसी का आयसर का बन रहा है, स्वराज का बन रहा है, कोई पार्ट्स मान लो, ठीक है, कोई मारुति का पार्ट्स बना रहा है, और हर पार्ट्स के डायमेंशन तक याद हो जाता है बंदे को काम करते करते, ठीक है। इतनी ज़्यादा काम, वही काम करना है रोज का रोज, तो चीज़ें याद हो जाता है, ठीक है भाई, बार बार चेक करते करते। अगर मेरा बदलाव हो गया, मैं उस दिन छुट्टी पे चला गया, ठीक है, अब उसमें भी कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। अब उसमें भी एक होता है कि मान लो एक प्लान होता है, ठीक है, प्लान चेंज, एक अनप्लान्ड होता है, ठीक, और एक एबनॉर्मल होता है। देखो प्लान का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, क्या होता है, एक्सपेक्टेड। अनप्लान का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। एबनॉर्मल तो पता ही है, ठीक है। अब देखो होता क्या चीज़ है, प्लान, अब मान लो मैं, जैसे मैं बताऊँ, मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, या कोई और बंदा है जो हर दिन वो पार्ट्स बना रहा है, ठीक है, तो उनको उन चीज़ के बारे में, मशीन के बारे में सब चीज़ें पता है, ठीक है, उनको पता है कि कितना क्या कहाँ पे किस तरह से बनता है। अब मान लो वो बंदा क्या हो गया, छुट्टी मार लिया, अगर वो बता के मारा तो प्लान चेंज है, तो हम उसकी ही जैसा एक्सपीरियंस बंदा उसकी ही मशीन पे हम लगाएंगे, उसी के जैसा एक्सपीरियंस बंदा उस सरफेस प्लेट पे लगाएंगे जहाँ पे पार्ट्स का चेकिंग होगा, उसी टाइप का बंदा हम इंस्पेक्शन में लगाएंगे, ठीक है जी। तो वो हमारा प्लान चेंज होता है, उसमें हमको जो होता है दो प्रोसेस ही करना पड़ता है, उसके लिए एक और आता है कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए एक टर्म होता है, मान लो बंदा क्यूसी इंस्पेक्शन कर रहा है, तो एक टर्म होता है रेट्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव, एक होता है सेटअप अप्रूवल, अप्रूवल। देखो रात इतना हो गया ना, ये थोड़ा सा वो हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। सेटअप अप्रूवल होता है, एक रेट्रोएक्टिव होता है, और एक जो होता है वो कंटेनमेंट होता है, कंटेनमेंट। ये कंटेनमेंट जोन ना आपने कोविड के टाइम में बहुत सुना होगा, जब कोविड हुआ था तो, ठीक है, क्या करता था गवर्नमेंट, एक एरिया को कंटेनमेंट कर देता था, जहाँ पे कोविड वाले पर्सन होते थे वहाँ पे कोविड वाले ही रहेंगे, जहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति वहाँ नॉर्मल रहेंगे, ठीक है जी। हम बातें करेंगे। तो प्लान चेंज में क्या होता है ना, ये हमको बता के गया बंदा, ठीक है, तो हम उसी के जैसा सेम एक्सपीरियंस बंदा उस जगह पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लान चेंज में हम खाली सेटअप अप्रूवल दे देंगे, ठीक है, चेक करते समय हर 2 घंटा पे सेटअप अप्रूवल, सबका अपना अपना, किसी का 1.5 घंटा भी होता है, किसी का 1 घंटा भी होता है भाई, और हर कंपनी का अपना अपना है रूल रेगुलेशन, कि मोस्टली तो मेरे जगह पे 1.5 घंटा 2 घंटा पे होता था, जहाँ जहाँ हम काम करते थे, सेटअप अप्रूवल दे दिया बस हो गया, काम खत्म हो जाता था, ठीक है जी। अब जैसे अनप्लान चेंज हो गया, ठीक है, अनप्लान चेंज क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैंने बिना बताए छुट्टी कर लिया, ठीक, वहाँ पे क्या हो जाता है, अनप्लान चेंज हो जाता है, ठीक है जी। कोई लेबर है बिना बताए छुट्टी पे चला गया, कोई ऑपरेटर है बिना बताए, कोई इंस्पेक्टर है बिना बताए छुट्टी पे चला गया, तो अनप्लान चेंज हो जाता है वो चीज़ें। अगर एबनॉर्मल की बातें करूँ, तो सबसे पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, एबनॉर्मल की बातें करूँ, मान लो कंपनी चल रहा था, अचानक से बिजली कट गया, तो क्या हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन आ गया, ठीक है। बिजली, मान लो कंपनी चल रहा था, मशीन में, अब मशीन मशीन ही है भाई, मैकेनिक्स है, कुछ भी हो सकता है, मशीन है तो कुछ भी हो सकता है, इंसान का तो आज तक भरोसा नहीं है। तो मशीन का क्या भरोसा है, लेकिन ऐसे होता है, एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि कुछ समय तक वारंटी भी होता है, चलता है, बट एक जनरल बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, मशीन चलते चलते अचानक उसमें तेल आने लग गया, या कुछ रिसाव होने लगा, तेल का खराबी हो गया, जिसके कारण मशीन धीरे धीरे मशीन में गड़बड़ आ गया, कुछ भी तरह का। अब कूलेंट होता है, कूलेंट का मान लो लीकेज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अनप्लान चेंज हो गया, तो वहाँ पे हमको कितना देर से हो रहा था हमको क्या पता, ठीक है। अब हमने देखा अभी, तो हमको अभी संज्ञान में आया, अभी हमको पता चला, उससे पहले हो रहा था, कितना देर से हो रहा था, वो जो पार्ट्स बनाया, और वो खराब पार्ट्स बनाया होगा उतना देर में कि सही बनाया, उसको हमको कैसे पता, तो उसके लिए वहाँ पे तीनों चीज़ लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे रेट्रोएक्टिव भी, सेटअप अप्रूवल भी, कंटेनमेंट भी किया जाएगा। मान लो कि अगर 10 बजे एक टाइम पे फिक्स है, वहाँ पे हमने सेटअप अप्रूवल दिया था, वो पर मशीन चला 2 घंटे ठीक था, उसके बाद हमने देखा, ठीक है जी, उसके बाद देखा कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे रेट्रोएक्टिव भी चेक करते हैं, कि मान लो 10 बजे ही सेटअप अप्रूवल हुआ था, उसके बाद खराब हुआ, तो उससे पहले 2 घंटे के अंतराल में जितना पार्ट्स बना होगा ना उस मशीन के द्वारा, वो सारे चेक होगा, रेट्रोएक्टिव होता है उसके। एक भी पार्ट खराब चला गया ना भाई, तो कंपनी को वाट लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे रेट्रोएक्टिव भी किया जाता है, वो सभी पार्ट को चेक किया जाएगा, फिर उसका सेटअप अप्रूवल दिया जाएगा, फिर उस मशीन के जितने भी पार्ट्स बनते हैं ना उसको कंटेनमेंट जोन में रखा जाता है, वहाँ पे 2 घंटा तक उस मशीन के सारे पार्ट्स को फिर चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप, एक तो ब्रेकडाउन होता है, एक प्रिवेंटिव होता है, ये भी वर्ड पूछ लिया जाता है क्या होता है। प्रिवेंटिव का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी मशीन अगर मेंटेनेंस में चल रहा है तो उसको प्रिवेंटिव बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेकडाउन का मतलब अचानक से कोई मशीन खराब हो जाना, वो ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। उसका एक अलग रिपोर्ट कार्ड बनता है, चार्ट से बनता है। बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। चलिए गुड नाइट। बाकी हम और भी चीज़ें को, हर एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर लेक्चर, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरे गला